हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैष्णवी पांड्या और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर जी ने दिया था और ये 6 टेक्निक्स थी। ओके, तो फर्स्ट हमारा था फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकेंड था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फोर्थ, फिफ्थ टाइम स्टडी है, सिक्स है आपका फैटिग स्टडी। ओके, तो ये 6 स्टडी आपका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपके टेलर जी ने दिया था। इसको ढंग से याद कर लो, ठीक है। अंदर का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगी और आपको समझ में आएगा, आप इजीली लिख लोगे। लेकिन हेडिंग्स आपको लर्न करनी होंगी। कितनी टेक्निक्स हैं? 6 टेक्निक्स है। कौन कौन सी हैं ये आपको लर्न करना होगा और इसके अंदर का मटेरियल मैं आपको समझाऊंगी और आप आराम से लिख लोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शनल फोरमैनशिप, जो टेलर जी का फर्स्ट था टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, functional foremanship, the foreman is the lowest ranking manager and the highest ranking worker। जो फोरमैन्स होते हैं उनको क्या कहा गया है? लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर होते हैं, यही सबसे लोअर लोअर रैंक पे वर्क करते हैं, और हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। और वर्कर्स को देखा जाए, वर्कर्स से अगर इनकी तुलना की जाए तो ये हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर होते हैं। वर्कर्स में भी सबसे ऊपर होते हैं और मैनेजर्स में ये सबसे लोवेस्ट होते हैं। ओके, तो ये बात कही गई है फंक्शनल फोरमैनशिप में। फिर इसे बोला गया है, ही इज द पाइवोट अराउंड हुम रिवॉल्व्स द एंटायर प्रोडक्शन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। यही वो पाइवोट हैं जिसके अराउंड सारा कर्म, सारा काम घूमता रहता है। इन्हीं के मतलब वो कहते हैं ना, एक चक्रव्यूह, इनके ही अकॉर्डिंग, इनके ही सराउंडिंग सारा काम होता है। ठीक है, यही लोग, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? पाइवोट। पाइवोट इज अ कीवर्ड। ओके, इसको जो है आप कीवर्ड की तरह सॉरी, इसको आप कीवर्ड की तरह यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में। तो ही इज द पाइवोट अराउंड हुम रिवॉल्व्स द एंटायर प्रोडक्शन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। Okay, thus Taylor concentrated on improving the performance of his role in factory setup। तो टेलर ने क्या कंसेंट्रेट किया, किस बात पे ज्यादा ध्यान दिया है? इंप्रूव करना परफॉर्मेंस किसकी? फैक्ट्री सेटअप की। ओके, ही इन फैक्ट ही आइडेंटिफाइड अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ गुड फोरमैन। तो उन्होंने कुछ क्वालिटीज जो है आइडेंटिफाई की कि ये गुड फोरमैन में, गुड सुपरवाइजर में होनी चाहिए। फिर उसके बाद उनको समझ में आ गया कि इतनी ढेर सारी ये क्वालिटीज जो हैं किसी एक पर्सन में मिलना इजी नहीं है। ओके, दिस प्रॉम्प्टेड हिम टू सजेस्ट फंक्शनल फोरमैनशिप थ्रू 8 पर्सन। फिर उनके दिमाग में आया, अगर हमारे किसी एक लेबर में, किसी एक फोरमैन में ये सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती हैं तो कोई बात नहीं, मैं फंक्शनल फोरमैनशिप को 8 पर्सन में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप को 8 पर्सन में डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एग्जीक्यूशन फंक्शन। दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर। इट वाज नोन एज अ फंक्शनल फोरमैनशिप। इसी को हमने फंक्शनल फोरमैनशिप का नाम दिया। अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज अ प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। तो फैक्ट्री मैनेजर के अंदर कौन होता है? एक प्लानिंग इंचार्ज होता है, दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज होता है। ठीक है, अंडर प्लानिंग इंचार्ज 4 पर्सनल, नेमली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। ये 4 लोगों को उन्होंने किसके अंदर रखा? प्लानिंग इंचार्ज के अंदर रखा। ओके, दीज 4 पर्सनल वुड draft instructions for the workers, specify the route of production, prepare time and cost sheet and ensure discipline respectively। और इसी के अकॉर्डिंग ये डिसिप्लिन बनाते हैं। ओके, कॉस्ट शीट बनाएंगे, टाइम एंड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो ये सारे काम होते हैं किनके? इन 4 लोगों के। ये किनके अंदर है? अंडर प्लानिंग इंचार्ज के अंडर है। अभी मैं बहुत अच्छे से आपको एक डायग्राम के थ्रू भी इसको समझाऊंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर इन्होंने 8 लोगों को डिवाइड किया है, सेपरेट किया है। एक आपके प्लानिंग इंचार्ज है और दूसरे आपके प्रोडक्शन इंचार्ज है। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन को रखा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
प्रोडक्शन इंचार्ज। अब देखिए प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, ये 4 लोग प्रोडक्शन इंचार्ज के होते हैं। ओके, तो हो गए 8 लोग, प्लानिंग इंचार्ज के 4 लोग और प्रोडक्शन इंचार्ज के 4 लोग। प्रोडक्शन इंचार्ज के लोग होते हैं स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एक एक का क्या क्या काम है मैं अब अभी डिटेल में आपको समझाऊंगी। These respectively were responsible for timely and accurate completion of job, keeping machine and tools etc. ready for operations by workers, ensure proper working condition of machines and tools and check the quality of the work. तो इन लोगों का काम होता था कि सारे मशीन्स टूल्स जितने हैं वो रेडी हैं ऑपरेशंस के लिए, नहीं सब अच्छी कंडीशन में है, काम कर रहे हैं कि नहीं, उनकी क्वालिटी क्या है, इन सब चीज़ों की चेकिंग होती थी प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर। ओके, each worker will have to take orders from these 8 foremen in the related process of functions of production. Foremen should have intelligence, education, tact, great judgment, special knowledge manual, dexterity and energy, honesty and good health. Since all these quality could not be found in a single person, so Taylor proposed 8 specialists. वही बात इन्होंने कही कि ये सारी क्वालिटीज चाहते थे वो उनके वर्कर्स में हो, लेकिन एक ही पर्सन में ये सारी क्वालिटी होना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने 8 अलग अलग लोगों को ही ले आए। ओके, ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिटी। सारे स्पेशलिस्ट को काम उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। For example, those with technical mastery, intelligence and grit may be given planning work. Those with energy and good health may be assigned execution work. तो जिनके पास इंटेलिजेंस होता है, टेक्निकल मास्टरी होगी तो उनको प्लानिंग वर्क दिया जाएगा, और जिनकी एनर्जी और गुड हेल्थ होगी, जो मेहनती होंगे, उनको असाइन किया जाएगा एग्जीक्यूशन वर्क के लिए। ओके, यही है फंक्शनल फोरमैनशिप पूरा जो अभी हम लोगों ने थियोरी पार्ट में पढ़ा है। ये देखिए, ये आपके फैक्ट्री मैनेजर है, इनके अंदर प्लानिंग इंचार्ज और ये आपके प्रोडक्शन इंचार्ज है। ओके, तो एक प्लानिंग इंचार्ज होगा, एक प्रोडक्शन इंचार्ज होगा, उसके अंदर अब हम लोगों ने 4 लोगों को काम दे दिया है। ठीक है, तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 लोग हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 लोग हैं। अब ये चारों ना अपने अपने वर्कर्स से काम करवाएंगे। ओके, यही है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। क्लियर है? चलिए एक और हम देखते हैं ये डायग्राम। ये देखिए, ये आपका फैक्ट्री मैनेजर है, ये आपका फैक्ट्री मैनेजर है। ये फैक्ट्री मैनेजर प्लानिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर को हायर करेगा। ओके, ये प्रोडक्शन ऑफिसर और एक प्लानिंग ऑफिसर हो गया। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिसर के अंदर रूट क्लर्क होगा, यहाँ पे एक पर्सन होगा, फिर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क यहाँ पे एक पर्सन होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क यहाँ पे होगा, और डिसिप्लिनेरियन ये होंगे। ठीक है, और ये सारे जो है ना, ये चारों मिलके ये वर्कर्स से काम कराएंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इन सब चीज़ों में नॉलेजेबल होंगे, इनको पता होगा क्या काम किस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटी होगी। ओके, सेम वैसे ही प्रोडक्शन ऑफिसर होगा, जिसके अंडर में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर आएंगे, और ये अपने अकॉर्डिंग अपने अपने वर्कर्स से काम लेंगे। ओके, यही है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। इसको बहुत अच्छे से बेटा समझ लीजिए। और ये आप जो डायग्राम मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आपके एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी आप प्रेफर करिए, एनसीईआरटी से ही मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो कोशिश करिए सब कुछ एनसीईआरटी से पढ़िए, क्योंकि आपके एमसीक्यूज वगैरह भी सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। ओके, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर कोशिश करिएगा कि अगर आंसर क्वेश्चन आता है ऐसा, तो इसमें क्या जो है डायग्राम आप बना के आइए। नेक्स्ट देखिए, रूट क्लर्क का क्या काम होता है ये बता रही हूं मैं। रूट क्लर्क, दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ सेटअप फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब। तो ये मैकेनिकल और मैनुअल जॉब को सेटअप करने के लिए होता है रूट क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम होता है? दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफिक मैनर। किसी स्पेसिफिक मैनर में किस काम को किस तरीके से करना है, एक जनरल गाइडलाइंस ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देगा। फिर उसके बाद है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। किस तरीके से काम को स्टार्ट करना है और किस तरीके से काम को खत्म करना है। ऑल्सो प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ एवरी जॉब।
और सारे जॉब की कॉस्ट शीट भी ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क प्रिपेयर करेगा। ओके, disciplinarian, this foreman is responsible for performance of job in orderly and systematic manner। डिसिप्लिन में रहना सिखाएगा, सिंपली समझ लो डिसिप्लिनेरियन क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे। तो ऑर्डरली मैनर में, जिस तरीके से, जिस क्रमानुसार लाइन से जैसे काम होना चाहिए, जिस सिस्टमैटिक वे में, उसी तरीके से ये ध्यान रखेगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम होता है ही अरेंज ऑल द मशीन टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब सो दैट देयर इज नो डिले। तो गैंग बॉस का काम होता है सारे मशीन टूल्स को, सारे रिसोर्सेज को, जितनी भी जरूरतें हैं वहां पे उन सबको अरेंज करना, उन सबको इकट्ठा करना, जिससे कि काम करने में कोई डिले ना हो। स्पीड बॉस, दिस फोरमैन अश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। स्पीड बॉस का काम होता है स्पीड को देखना, काम सही समय पे कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, उसको मेंटेन रखना। ओके, तो ये काम होता है स्पीड बॉस का। रिपेयर बॉस, दिस बॉस इंश्योर्स दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। सारे मशीन्स एंड टूल्स जितने भी हमारे पास हैं जो वर्किंग में लगने वाले हैं, वो सारे ही रेडी टू यूज हैं कि नहीं है, इसका पता रिपेयर बॉस लगाएगा। इंस्पेक्टर, दिस बॉस कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। और ये जो इंस्पेक्टर होता है ये क्वालिटी चेक करता है कि जो काम हुआ है उसकी क्वालिटी क्या है ना, काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, जो हम लोगों ने सोचा था जिसकी क्वालिटी जैसी रहनी चाहिए क्या उसी तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये सारा आपका जो है इंस्पेक्टर चेक करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप फिनिश होता है। फंक्शनल फोरमैनशिप में सिंपली ये समझ लीजिए, टेलर जी ने दो मैनेजर, दो ऑफिसर आपको दिए थे, एक प्लानिंग ऑफिसर और एक दूसरा प्रोडक्शन ऑफिसर। प्लानिंग ऑफिसर के अंदर रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन है। प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर है, और ये सभी वर्कर्स से काम लेते हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि टेलर जी के माइंड में कुछ ख्यालात आए, कुछ क्वालिटीज आई, उन्होंने सोचा ये चीजें हमारे यहाँ होनी चाहिए वर्कर्स के अंदर, लेकिन सारी क्वालिटी एक पर्सन के अंदर होना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर को बनाया और उसके अंदर 8 बॉस को लगाया। ठीक है, 8 लोगों को काम पे लगाया। प्लानिंग ऑफिसर के अंदर अलग 4 लोग और प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर अलग 4 लोग, और उन सब का क्या क्या काम है वो मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में देखिए क्या है। Standardization refers to the process of setting standards for every business activity. It can be standardization of process, raw material, time, product, machinery, method of working condition. इन सब का एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, एक कहते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड बना देना कि इस तरीके का ऐसा ही सामान होना चाहिए, इतने मिनट्स में, इतने घंटे में, इतने टाइम में, इतने मंथ्स में काम कंप्लीट होना चाहिए, ये मशीनरी लगेगी, इस मेथड से काम होना चाहिए, ये प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। इन सबको एक स्टैंडर्ड वे में तौल देना, रख देना इस स्टैंडर्डाइजेशन। These standards are the benchmarks which may be adhered during production. The objective of standardization are that to reduce a given line of product to fixes type, size and characteristics. तो जो भी चीज़ें हैं चेंज ना हो, जो टाइप साइज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम वैसे ही रहे, एक फिक्स हो जाए चीज़ें कि क्या किस तरह का बनेगा, क्या साइज होगा। टू इस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो भी इंटरचेंजेबिलिटी है उस मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स की वो सारी बनी रहे। नेक्स्ट है आपका टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल्स, जो क्वालिटी मटेरियल हो वो सब बेस्ट से बेस्ट हो। ओके, टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, एक मैन ही है, ह्यूमन ही है ना जो मशीन पे काम करता है, तो उनका भी एक स्टैंडर्ड सेट कर देना है कि अच्छे से अच्छा होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें अच्छे से परफॉर्म करें, स्टैंडर्डाइजेशन हो, एक
रॉ मटेरियल्स कितने यूज होने, कितना टाइम लगना है, कौन सी मशीनरी, कौन सा मेथड लगना है, इन सब का एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। इस ही मेथड से होके हमारा प्रोडक्ट जाएगा, या यही मशीनरी यूज होगी, ऐसी ही वर्किंग कंडीशन चाहिए हमें। तो इन सब का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना। मैं कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि नहीं, हमारे यहाँ यही आटा खाया जाता है, या अगर रोटी बनती है तो किसी किसी के घर में मशीन होती है आटा गूंथने के लिए, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, हमारे यहाँ हाथ से ही आटा गूंथा जाता है। कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल कह सकती हूँ मैं कि मशीन फैक्ट्रीज में भी चलता है कि एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, काम करने का यही तरीका है, आप दूसरे तरीके से नहीं काम कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना कि जो हमारे यहाँ चल रहा है, जो हमारे यहाँ रिटर्न है, इसी तरीके से काम होगा, ठीक है, इसी मशीनरी से काम होगा, यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा। ओके, तो इसको आप कह सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वेराइटी, साइज, डायमेंशंस, while standardization implies devising new varieties instead of existing ones. Simplification aims at eliminating unnecessary diversity of products. Simplification में है कि हमारे प्रोडक्ट का क्या साइज होगा, है ना, किस तरीके का होगा, इन सब चीजों पे ध्यान रखना। इट रिजल्ट्स इन सेविंग कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स। इट इम्प्लाइज रिड्यूस इन्वेंट्रीज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, टोयोटा, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये सारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को यूज करती हैं अपने कंपनी में। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेथड स्टडी, टेक्निक्स ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने पढ़ा अभी तक फंक्शनल फोरमैनशिप, और उसके बाद पढ़ा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये दोनों कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा है मेथड स्टडी। आइए पढ़ते हैं मेथड स्टडी क्या है। The objective of method study is to find out one best way of doing the job. हर काम को करने का एक मतलब कई तरीका होता है। आप कहीं से भी कहते हैं कान ऐसे नहीं वैसे पकड़ लो, है ना, तो किसी भी रास्ते, एक घर जाने का कई रास्ता होता है, इस मोड़ से भी जा सकते हो, उस मोड़ से भी जा सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, बेस्ट वे हमें ढूंढना है जो उस काम को करने का हो, जिसमें सबसे कम समय लगे, सबसे कम कॉस्ट लगे, वो मेथड हमें ढूंढना है। उसी को हम कहते हैं मेथड स्टडी। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। वही बात इन्होंने भी कही कि एक काम को करने का कई तरीका होता है। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर्स। अब बेस्ट वे डिटरमाइन करने के लिए, देखने के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं। राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स इज द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, एवरी एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। फिर उन्होंने बोला है कि रॉ मटेरियल्स लाने से और प्रोडक्ट को फाइनली डिलीवर करना अपने कस्टमर तक, ये सब में जो जितने मेथड्स होते हैं, इन सब का एक पार्ट होता है मेथड स्टडी, एक पार्ट है। ओके, टेलर डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। तो टेलर ने कॉन्सेप्ट लाया था असेंबली लाइन का, कैसे, मेथड स्टडी के थ्रू ही लाया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल एक्सरसाइज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। तो पूरा मेथड स्टडी को लाने का क्या एम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एम है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना और मैक्सिमाइज करना, किसको, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को, क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट रिड्यूस करना है, फालतू का कॉस्ट नहीं लगाना है अपने प्रोडक्ट पे, और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना है। ओके, फॉर दिस पर्पस मेनी टेक्निक्स लाइक प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन रिसर्च आर यूज्ड। तो मेथड स्टडी के लिए कई तरीके के चार्ट्स यूज होते हैं, लाइक प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन रिसर्च एटसेट्रा किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे कहा गया मेथड स्टडी में कि हर काम को करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, हमें वो अच्छा तरीका ढूंढना है। और इस मेथड स्टडी का मेन एम है हमारा कि अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना। ओके, ये आपका हो गया बात मेथड स्टडी की। नेक्स्ट आता है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहता है? मोशन स्टडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन एटसेट्रा विच आर टेकन व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। मोशन स्टडी में हर वो आप
की मूवमेंट आती है जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, किसी सामान को उठाने से किसी सामान को रखने तक, किसी जगह पे कोई सामान पहुंचाने से लेके कोई सामान लाने तक की जितनी भी आपके मोशंस मूवमेंट होते हैं वो सारे आपके मूवमेंट्स मोशन स्टडी के अंदर काउंट होते हैं। ओके, किसी काम को करने के लिए unnecessary movements are sought to be eliminated so that it take less time to complete the job efficiently। तो इन्होंने कहा है जो unnecessary movement होता है, जो फालतू का जाना आना होता है, उसको एलिमिनेट करना होगा, हमें उसको रिमूव करना होगा, जिससे कि काम हम जल्दी से जल्दी और इफिशियंटली कंप्लीट करके दे सके। ओके, ये होता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में अपने मूवमेंट्स को, अननेसेसरी मूवमेंट्स को हमें हटाना होता है। सिंपल भाषा में आप मोशन स्टडी को ये कह सकते हो। ओके, Taylor and his associate Frank Gilbert were able to reduce motion in bricklaying from 18 to 5 to just 5। टेलर और उनके फ्रेंड जो थे फ्रैंक गिलबर्ट ने कुछ स्टडी करी और उसके बाद उन्होंने 18 ब्रिक उठाई जाती थी जिससे वो 5 पे आ गए थे। ठीक है, लेयर जो होती हैं। टेलर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज टू अबाउट 4 टाइम्स। ठीक है, 5 होती थी और उन्होंने 18 कर दिया। 4 टाइम्स बाय दिस प्रोसेस उन्होंने बताया कि उन्होंने 4 गुना टाइम बढ़ा दिया था काम करने का, ये मतलब इंक्रीज हो गई थी प्रोडक्टिविटी इस मेथड से। ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मोशंस फॉर एग्जांपल इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट मोशन विच आर प्रोडक्टिव। ये बहुत ईजी होता है फाइंड आउट करना कि जो मोशंस हमारे प्रोडक्टिव हो, मोशन विच आर इंसिडेंटल, इन एग्जाम्पल गोइंग टू स्टोर्स वगैरह में जाके सामान लाना, ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं। मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव, जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, फालतू का इधर उधर जाते हैं, वहां पे हमारा टाइम खराब होता है। टेलर यूजेस स्टॉप वॉचेस एंड वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशंस। तो टेलर ने किस तरीके से डिफरेंट मोशंस को ध्यान में रखने के लिए उन्होंने कई तरीके के स्टॉप वॉचेस और कलर्स को, सिंबल्स को आइडेंटिफाई किया आपने यहाँ, कि जिससे पता चल सके कि कौन सा मोशन सही है और कौन सा मोशन अनप्रोडक्टिव है। इन सब चीज़ों का पता लगाया जा सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ओके, तो मोशन स्टडी क्या है? मोशन स्टडी हर वो मूवमेंट है जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजिशन जो आपकी होती है, ये सारी आपकी मोशन स्टडी के अंदर होती है। और टेलर जी ने क्या बताया है कि टेलर जी ने जितने भी अनप्रोडक्टिव वर्क्स थे, जितने भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स थे, उसको एलिमिनेट करने की बात कही है। और कैसे उन्होंने ये किया है? टेलर ने क्या किया था? स्टॉप वॉचेस यूज की। ठीक है, कई तरीके के वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स यूज किए इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने फालतू के मूवमेंट्स होते हैं, कितने अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं जिनको हमें रिमूव करना है अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। दिस इज कॉल्ड मोशन स्टडी। नेक्स्ट है हमारा टाइम स्टडी। It determines the standard time taken to perform a well-defined job. Time measuring device are used to for each elements of task. तो उन्होंने कहा टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज करेंगे कि किस काम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये भी तो पता रहना चाहिए। The standard time is fixed for the whole of the task by taking several readings। ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने सेट किया। The method of time study will depend upon volume and frequency of the task, the cycle time of the operations and time measurement cost। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा। किसको? The method of time study will depend upon volume and frequency of the task। तो टाइम स्टडी का मेथड क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम, कितना काम है और कितनी बार में करना है। ठीक है, कितना साइकिल है वहाँ पे काम करने का, मतलब कितनी मूवमेंट है, कितनी बार करना है, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना। साइकिल ऑफ द टाइम एंड ऑपरेशन टाइम एंड मेजरमेंट कॉस्ट। ठीक है, ये सारी बातों पे ध्यान रखना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। तो ये सारी बातें कैसे, मतलब क्या है इसका टाइम स्टडी का? ये बात डिटरमाइन करना कि कितने नंबर ऑफ लेबर्स लगेंगे हमारे काम करने के लिए, कितने लोगों की ज़रूरत है, फिर उनको कितने सुटेबल इंसेंटिव्स है जो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ये सारी बातें आपके टाइम स्टडी में आती हैं कि ये सारा ऑब्जेक्टिव था कि हम डिटरमाइन कर सके, पता लगा सके कि 1 घंटे कितने देर में कितना काम हो रहा है और कितना काम के लिए कितने लेबर की आवश्यकता है।
ठीक है, इस बात का पता लगाना, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उसका इंसेंटिव्स भी उनको देंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है, ये आपके जो है एनसीईआरटी बुक का है। On the basis of several observations, it is to determine that standard time taken by the workers to make one cardboard is 20 minutes. एक स्टैंडर्ड टाइम एक कार्डबोर्ड को बनाने का 20 मिनट था। सो इन 1 hour शी विल मेक 3 boxes, तो 1 घंटे में वो 3 boxes बनाती थी। ओके, तो क्या बोला, assuming that a worker has to put in 8 hours to work in a shift and deducting 1 hour for rest and lunch, उन्होंने 8 hours के लिए एक वर्कर को काम पे रखा, उसमें से 1 घंटे उसको लंच और रेस्ट के लिए दिए। इट इज डिटरमाइंड दैट 7 hours a worker make 21 boxes। फिर उन्होंने ये डिटरमाइन किया, ये पता लगाया कि 7 घंटे में एक वर्कर 21 बॉक्सेस बना रहा है एट 3 boxes पर आवर। ठीक है, 3 box वो पर आवर पे बना रहा है। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड टास्क अ वर्कर हैज टू डू। तो ये एक स्टैंडर्ड टास्क है जो वर्कर को, सभी वर्कर्स को करना होता है। उनको समझ में आ गया ना। अब कई लेबर्स को आप लगाओगे, कुछ कामचोर होते हैं, कुछ आराम से बैठे रहते हैं, एक घंटे में 1 ही बॉक्स बनाएंगे, तो कम से कम एम्प्लॉयर को पता रहेगा ना कि नहीं, 1 घंटे में 3 बॉक्स तो स्टैंडर्ड टाइम है ही बनने का। कोई ज्यादा बना जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइम स्टडी से पता लगता है। ओके, नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड टास्क अ वर्कर हैज टू डू। वेजेस कैन बी डिसाइड अकॉर्डिंगली, और इसके अकॉर्डिंग ही हम वेजेस को डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को कितना वेजेस देने हैं। नेक्स्ट आपका आता है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी आपका कहलाता है अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही शी डज नॉट रेस्ट व्हाइल वर्किंग। आप कोई भी पर्सन है, वो थक जाएगा लगातार काम करते करते, उसको आराम की आवश्यकता होती है। द रेस्ट इंटरवल्स विल हेल्प वन टू रिगेन स्टैमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। तो एक पर्सन को काम करने के लिए, दोबारा रीगेन करने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए कुछ देर का आराम चाहिए होता है ना। तो फैटिग स्टडी क्या है, उसी थकान की स्टडी को पता लगाना कि कितनी देर में कितना रेस्ट देना है। ओके, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और अगर आप रेस्ट देते रहेंगे अपने एम्प्लॉयज को, तो आपकी जो काम करने की प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीट अ टास्क। तो फैटिग स्टडी बताती है कितने अमाउंट का रेस्ट, कितने अमाउंट का इंटरवल देना चाहिए एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली इन अ प्लांट वर्क टेक प्लेस इन 3 shifts of 8 hours ईच। ठीक है, एक प्लांट में जो काम होता है वो 8 घंटे की शिफ्ट का होता है। Even in a single shift, a worker has to given some rest intervals to take her his lunch etc. तो एक सिंगल शिफ्ट में 8 घंटे की शिफ्ट में जो है इंटरवल्स दिया जाता है रेस्ट का, अपना लंच वगैरह करने का। इफ द वर्कर इन्वॉल्व्स हैवी मैनुअल लेबर देन स्मॉल पॉज हैव टू बी फ्रीक्वेंट गिवन टू द वर्कर सो दैट ही शी कैन रिचार्ज हर और हिज एनर्जी लेवल फॉर ऑप्टिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये भी तो देखना है काम किस तरीके का, काम बहुत ज्यादा हैवी वर्क है, बहुत ज्यादा कुछ उठाना है, भारी सामान, कुछ मेहनत वाला है, तो उसको जल्दी जल्दी हमें कुछ रेस्ट देना होगा कुछ समय का, जिससे कि वो आराम करने के बाद दोबारा से अपने रीगेन कर सके अपने स्टेमिना को। देयर कैन बी मेनी कॉज फॉर फैटिग लाइक long working hours, doing unsuitable work, having uncordial relations with the boss or bad working condition etc. Such hindrance in good performance should be removed. तो ये सारी जो है ना रुकावटें होती है एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि फैटिग स्टडी के अंदर ये सारी बातें भी आती हैं कि कोई इंसान बहुत मतलब देर तक काम कर रहा है तो वर्किंग कंडीशन वहां की कैसी है, बॉस के साथ उसका रिलेशन कैसा है, इन सब चीजों पे भी आपका फैटिग स्टडी वर्क करता है। ओके, इन सब चीजों को भी हटाने की कोशिश करी जाती है और अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है अपने वर्कर्स को, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देखिए ये क्या है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से आ सकता है। Differential piece-based system. Taylor was a strong advocate of piece-based system. He wanted to differentiate between efficient and inefficient workers. तो टेलर जो थे ये बहुत ही strongly believe करते थे piece-based system पे, ओके? तो ये चाहते थे डिफ्रेंशिएट करना, किसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, जो उनके एफिशिएंट वर्कर हैं और जो उनके इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं। ओके,
जो उनके काम करने वाले वर्कर्स हैं और जो उनके काम चोर वर्कर्स हैं। द स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी डिस्कस्ड अबव। तो जो एक स्टैंडर्ड टाइम हम अभी वर्क स्टडी में पढ़े हैं वो सब हम लगा सकते हैं। द वर्कर्स कैन देन बी क्लासिफाइड एज इफिशिएंट और इनइफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। अभी जितनी स्टडी हमने की है उन सभी स्टडी को अगर हम लगा दें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा लेबर इफिशियंट है और कौन सा लेबर इनएफिशिएंट है। ही वांटेड टू रिवॉर्ड इफिशिएंट वर्कर्स, सो ही इंट्रोड्यूस डिफरेंट रेट ऑफ वेज पेमेंट फॉर दोज हु परफॉर्म अबव स्टैंडर्ड एंड फॉर दोज हु परफॉर्म बिलो स्टैंडर्ड। तो इन्होंने कहा कि जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा वर्कर इफिशियंट है कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं ये करना चाहता हूँ कि अपने जो इफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके कुछ रेट में उनके सैलरी में कुछ इंक्रीज वेजेस में कुछ इंक्रीज कर दूं और जो इनएफिशिएंट है उनकी वेजेस में कुछ माइनस कर दूं। ओके, जैसे कि एक स्टैंडर्ड टाइम 1 घंटे में 3 बॉक्स बनाने का था, लेकिन 1 घंटे में इफिशिएंट वर्कर जो हो अगर वो 4 बॉक्स बना ले रहा है तो उसको 4 बॉक्सेस का अलग एक्स्ट्रा पेमेंट अच्छा पेमेंट होगा। ओके, तो अगर पर बॉक्स का 500 है तो उसको एक बॉक्स जो उसने ज़्यादा बनाया उसको 600 दे दिया जाएगा। लेकिन उसी जगह अगर कोई ऐसा लेबर है कोई ऐसा वर्कर है जो 1 घंटे में 1 ही बॉक्स बनाया है या 2 ही बॉक्स बनाया है जबकि स्टैंडर्ड टाइम जो है 3 बॉक्स बनाने का 1 घंटे में था तो उसका जो वेज है हम उसका माइनस कर लेंगे। तो यही आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम था जिसके लिए आपके टेलर जी ने काफ़ी इतने सारे रिसर्च किए हैं। Okay, for example, it is determined that standard output per workers per day is 10 units and those who made standard or more than standard will get 50 per unit। वही बात कही गई है जो अभी एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया कि 10 यूनिट्स एक स्टैंडर्ड टाइम है बनाने का। दोज हु मेड स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से ज्यादा बना लेगा तो उसको 50 पर यूनिट मिलेगा। ओके, दोज बिलो विल गेट 40 पर यूनिट। अब जो कम काम करेगा जो कम बनाएगा उसको 40 पर यूनिट मिलेगा रुपीज। ठीक है, तो एफिशिएंट वर्कर्स को 11 यूनिट्स का 550 रुपीज मिलेगा और जो इनएफिशिएंट है जिसने 9 बनाए हैं उसको 360 रुपीज मिलेगा। अब जब वो 360 रुपीज लेके जाएगा और उसके बगल वाला बंदा 550 लेके जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं दुख होगा। फिर उसको लगेगा कि मैं मन लगा के काम कर लिया होता, फालतू के गाने सुनने से या बाहर कहीं घूमने गॉसिप करने से तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आज ये मेरे बगल में रह के 550 कमा रहा है, मैं 360 ही कमा पाया, है ना। तो इसलिए वो भी क्या होगा, मोटिवेट होगा काम करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। According to Taylor, the difference of 190 should be enough for the inefficient workers to motivate to perform the better। यही बात उन्होंने टेलर जी ने कही है कि 190 रुपए का जो डिफरेंस है ये इनएफिशिएंट वर्कर्स को इफिशिएंट वर्कर बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए इतना ही काफी है। ओके, तो इसी के साथ आपका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्यूल की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।